हाय फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट आपके सामने डाला, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, एक्सप्रेस। मैंने कहा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय वर्ड्स ऑफ पार्टी वेदर ओरल और रिटन। इसका मतलब मैंने अगर शॉर्ट में कहूं, जहां हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वेदर इन राइटिंग और ओरल, इट इज टू बी टर्म्ड एज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने किसी पार्टी से कहा आई लव यू, उस पार्टी ने भी हमसे बोल दिया मी टू, तो दोनों ने वर्ड्स का इस्तेमाल किया। या हमने एक लेटर लिखा, उसने भी हमारे लेटर का आंसर लेटर से ही दिया, तो ये भी राइटिंग में हो गया कि नहीं हो गया? ओके, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फिर दूसरा मैंने कहा जहां वर्ड्स गायब हो गए, वर्ड्स गायब हो गए, केवल तो जहां वर्ड्स गायब हो गए, ना रिटन है ना ओरल है, तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मींस जहां ना किसी पार्टी ने आपको ऑफर दिया, ना ही किसी पार्टी ने एक्सेप्टेंस दिया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही विदाउट वर्ड्स हुए, तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप मान लीजिए किसी, आपने ये देखा कि एक बस ये गोंडा जा रही है, आप बस में बैठे और आपने एक 500 का नोट दिया, कंडक्टर ने गोंडा का टिकट दिया, आप गोंडा आया, उतरे, चले गए। किसी ने बुलाया था आपको? नहीं। ना ऑफर दिया, ना एक्सेप्टेंस हुआ, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आप एसी चेयर कार से उतरे, एक कुली रेड ड्रेस में आया, आपका सामान उठाया और आपके सामान को ले जाकर छोड़ दिया आपकी गाड़ी तक, तो क्या आपको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों कैसी है? इम्प्लाइड है। क्योंकि अगर आपको कुली से सामान नहीं उठवाना था तो आपको ना कर देना चाहिए था। तीसरा, एक बूट पॉलिश वाला आया और आपके जूते पर पॉलिश करने लगा, आपने उसको नहीं रोका, तो इसका मतलब है आप पॉलिश कराना चाहते थे, इम्प्लाइड है भाई। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप पॉलिश कराना चाहते थे, उसने पॉलिश कर दी, तो अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या एक दुकान के बाहर लिखा था महा ठंडी बियर, आप दुकान में गए, उसने आपको बियर रखी, आपने 2 महा ठंडी बियर पी और अपना कार्ड दिया, पैसा लेकर अब चले आए। तो यहां पर ना तो कोई पार्टी किसी को ऑफर दे रही है, ना कोई पार्टी एक्सेप्टेंस दे रही है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ क्या है? इम्प्लाइड। इज इट क्लियर?
तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ या कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इट इज टू बी टर्म्ड एज अ implied contract, या हम शॉर्ट में कहें जहां ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों बाई जस्चर हो तो वो implied कहलाएगा। अब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, भैया लॉ में कहा जाता है टैसिट मीन्स साइलेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसे होते हैं? थ्रू द एक्शन ऑफ द पार्टीज। जैसे हमने आपसे ये कहा, आप एटीएम में गए, आपने रुपया डाला 5,000 रुपए, थोड़ी देर बाद मशीन से आवाज आने लगी खड़खड़ 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 और 5,000 रुपए निकल आए। क्या अब आप ये कह दोगे कि हमें नहीं मिला? जैसे ही निकलेगा तुरंत एक मैसेज आ जाएगा वेदर वो पैसा आपने लिया हो या ना लिया हो। लेकिन यहां पर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर मैंने कहा एक बिडिंग होती है, बिडिंग होती है, बिडिंग मतलब जहां ऑक्शन सेल होती है, वहां पर 3 बार हैमर पटका जाता है, 1, 2 और 3। जैसे ही 3 बार हुआ इसका मतलब जिस पार्टी ने हक किया है वो बाउंड हो गया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो 2 एग्जाम्पल याद रखना, टैसिट में एक एटीएम मशीन और एक हैमर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। अब आपको हम बड़ी गंदी चीज पढ़ाने वाले हैं, void एग्रीमेंट। बेटा जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एन एग्रीमेंट विच इज ab initio is known as void एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? void एग्रीमेंट। जब ये एग्रीमेंट बन ही नहीं सकते तो इनका कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होगा ही नहीं। भैया पल्ले से बांध लो। क्या? ऐसे एग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते या ऐसे एग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल ले ही नहीं सकते वो क्या कहलाएंगे? void एग्रीमेंट कहलाते हैं। और इनको लॉ में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ab initio। इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली बैड फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 पॉइंट्स बताए थे। बेटा मैंने ये कहा था एक होता है फ्री कंसेंट, अलग कर दो, और 9 पॉइंट अलग कर दो। अगर किसी भी एग्रीमेंट में 9 में से कोई भी पॉइंट अगर एक गायब हो जाए, क्या भैया? अगर किसी भी एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट को छोड़कर कोई भी पॉइंट गायब हो जाएगा तो अल्लाह पाक कसम वो void एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आपने कहा मान लो फ्री कंसेंट नहीं है तो भैया वो void नहीं, voidable कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या कहा, अगर 9 में से एक भी पॉइंट गायब है तो वो void एग्रीमेंट।
लेकिन भैया अगर फ्री कंसेंट गायब है तो बेटा वो आपका वॉइडेबल कहलाएगा। अब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन में बने हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट को एब इनिशियो की कैटेगरी में डाल रखा है। मतलब सर्टेन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हम सेक्शन बाय सेक्शन आपसे बात करेंगे। ये तुम्हें आना चाहिए, इसके बिना तुम आगे नहीं चल सकते। पहला मैंने कहा सेक्शन 11। मैंने कहा सेक्शन 11 ये कहती है कि एक अगर इनकॉम्पिटेंट पार्टी के साथ अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो वो वॉइड की कैटेगरी में लिया जाएगा। इनकॉम्पिटेंट कैसे? जैसे माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट आपने किया या कोई अनसाउंड माइंड व्यक्ति है उसके साथ एग्रीमेंट किया, तो अगर किसी माइनर या अनसाउंड माइंड व्यक्ति को इनकैपेबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, तो अगर किसी भी इनकैपेबल व्यक्ति के साथ जिनको इनकैपेबल की कैटेगरी में रख दिया गया है अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। फिर मैंने कहा एन एग्रीमेंट मेड अंडर अ बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एक होती है एक को नहीं पता और एक होता है दोनों को नहीं पता। भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बकरी है जिसका नाम है श्रद्धा कपूर। क्या है भैया हमारे पास? हम बकरी का नाम बोल रहे भैया, भावनात्मक मत बहना। हम अपनी बकरी श्रद्धा कपूर को बेचना चाहते हैं। मिस्टर रामदास हमारी बकरी को खरीदना चाहते हैं। रामदास हमारे पास आए, बकरी को आधे घंटे खिलाया और बोल गए भैया हम कल आएंगे। ठीक, हाँ हम और रामदास दोनों ही भैया एक एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो गए कि भैया हम तुम्हें श्रद्धा कपूर दे रहे हैं और तुम श्रद्धा कपूर ले रहे हो। लेकिन हम लोग ना हमको पता था ना रामदास को पता था कि हमारी बकरी श्रद्धा कपूर तो भाग चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? ना हमें पता ना रामदास को पता कि आज सब्जेक्ट मैटर रह ही नहीं गया है। तो इसका मतलब कैसा हुआ? ये बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ द फैक्ट हुआ है। तो अगर कोई भी बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ द फैक्ट होगा तो जो एग्रीमेंट बनाया गया है वो अपने आप वॉइड हो जाएगा। फिर मैंने कहा एन एग्रीमेंट, सेक्शन 23, an agreement whose object or consideration unlawful। भैया जैसा कि तुमसे मैंने कहा था सुपारी किलिंग ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है ना, या हमको मनी की बजाय आप हीरोइन या अफीम या मैरिजुआना दे रहे हैं,
ये अनलॉफुल है कि नहीं है? तो या तो किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल हो या किसी भी एग्रीमेंट का कंसीडरेशन अनलॉफुल हो, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर मैंने कहा सेक्शन 24, भैया हमारे एग्रीमेंट का एक पार्ट लीगल है और एक पार्ट इलीगल है, लेकिन लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा भैया? वॉइड हो जाएगा। फिर मैंने कहा एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के अगर कोई भी तुम एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 25 उसको एग्रीमेंट ही नहीं मानती है। फिर सेक्शन 26 कहती है हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में किसी से भी शादी करने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति बाय एग्रीमेंट उसके इस राइट को छीनता है तो सेक्शन 26 ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करती है। भैया सेक्शन 27 कहती है हर व्यक्ति को किसी न किसी बिजनेस को करने का राइट है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को किसी भी बिजनेस करने से रोका जाए तो वो वॉइड है। लेकिन भैया अगर कोई आकर ये कह दे कि हम तो सीए का अपना ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, तो आप सीए का ऑफिस तब तक नहीं खोल सकते जब तक आपके पास सीए की डिग्री नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। कैसे भी बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। बिग बाजार के मालिक बड़े कमीने थे। पिछले बार उन्होंने पेंटलून बेचा आदित्य विक्रम बिरला को। ऊपर बिग बाजार होता था, नीचे पेंटलून होता था। फिर अपने बिग बाजार में ही उन्होंने एक नई चीज खोल दी, फैशन एट बिग बाजार। अब इसका नुकसान किसको हो रहा है? आदित्य विक्रम बिरला को, क्योंकि आदित्य विक्रम बिरला को यह पता नहीं था क्या कि ये बिग बाजार वाले फैशन एट बिग बाजार खोल देंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? बिरला को नुकसान हुआ। अब बिग बाजार वाले अपना बिग बाजार बेच रहे हैं, तो रिलायंस मुकेश भाई ने, हमारे भाई लगते हैं रिश्ते में, मुकेश भाई ने बिग बाजार को टेक ओवर कर लिया और एक कंडीशन और लगा दी कि अब बिग बाजार वाले इस तरीके का मिलता जुलता बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? रिस्ट्रेन टू द ट्रेड। यहां पर रिस्ट्रेन टू द ट्रेड लीगल है, लीगल इज इट के लिए। लेकिन नॉर्मली अगर तुम कहो कि हम किराने की दुकान खोल रहे हैं, तुम कहो हमसे एग्रीमेंट करके कि तुम नहीं खोल सकते हो, तो तुम ऐसा, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, तुम इसको नहीं छीन सकते हो। भैया सेक्शन 28 कहती है एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन लीगल प्रोसीडिंग। रामदास और कृष्णदास में कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसा केसेस है जो कंपाउंड नहीं हो सकता। दोनों पार्टी कोर्ट के बाहर मिली
और एक एग्रीमेंट कर लिया, हे कल से ना तुम जाना ना हम जाना। भैया जब दोनों लोग नहीं जाएंगे, जज साहब आवाज लगाते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? इससे क्या हो रहा है? लीगल प्रोसीडिंग को आप रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कानून का काम तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो अगर रामदास और कृष्णदास मिलकर कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कोर्ट के बाहर, तो वो कैसा एग्रीमेंट कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। या बेटा हमने कहा एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, सेक्शन 29। जैसे कि आप लोग कभी कभी कॉपी लिखते हैं, ऐसी कॉपी लिखते हैं कि समझ में नहीं आता है तुम कहना क्या चाहते हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। एग्रीमेंट के कंटेंट पढ़ने के बाद भैया एक दो नहीं, हर सेंटेंस के 5-5, 6-6 मतलब निकल रहे हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। सेक्शन 30 बैजरिंग। बैजरिंग का मतलब होता सट्टेबाजी। भैया इंडिया में सर्टेन सट्टेबाजी को छोड़कर नंबर 1 आईपीएल की सट्टेबाजी, नंबर 2 मटका, नंबर 3 घंटा, नंबर 4 लोटा, ये सब क्या है? सट्टेबाजी के नाम। ये अलग अलग गांव में अलग अलग नाम हैं, लेकिन सबका मतलब क्या है? सट्टेबाजी। तो इंडिया में सट्टेबाजी पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। तो अगर सट्टेबाजी का कोई भी एग्रीमेंट कोई भी व्यक्ति करता है तो वो भैया एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। तो जितने भी बैजरिंग एग्रीमेंट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। बेटा कल तक एक इवेंट था जिसके हैपन होने का चांस था, है मे बी हैपन और नॉट मे बी हैपन। तो एनी ऑफ द इवेंट विच डिपेंड्स ऑन अ मे बी और नॉट मे बी इज टू बी टर्म्ड एज अ कंटिंजेंट इवेंट। जैसे ए ने बी से कहा कि हम तुम्हें 1000 रुपए का लोन दे देंगे अगर तुम एक ही डॉटर से शादी कर लो जिसका नाम है सी। सी से शादी होती उससे ही उसका एग्रीमेंट बनता, उससे पहले ही सी की डेथ हो गई। तो भैया अब जब सी की डेथ हो गई तो ये बताइए जो कल तक कंटिंजेंट था अब कैसा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। तो कोई भी एग्रीमेंट जो कल तक कैसा था? कंटिंजेंट था। अब जब सी की डेथ हो गई है तो इसका मतलब है अब ये इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। फिर मैंने कहा एन एक्ट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कोई भी ऐसा एक्ट जो इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आता है। जैसे रामदास ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा कि हम तुम्हें ईद के दिन चांद लाके दे देंगे। क्या ये बताइए चांद लाकर देना पॉसिबल है? मुल्ला नसरुद्दीन ने भी कहा कि भैया अगर तुम चांद लाकर दे दोगे तो हम तुम्हें बदले में नागमणि दे देंगे। क्या नागमणि देना पॉसिबल है? ना तो भैया चांद लाना पॉसिबल है और ना ही
नागमणि देना पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों की दोनों एग्रीमेंट कैसे हो जाएंगे? इम्पॉसिबल एग्रीमेंट हैं अंडर सेक्शन 56। तो जितने भी इम्पॉसिबल एग्रीमेंट हैं वो सब क्या हो जाते हैं भैया? वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं।